Hello everyone, welcome to Judicial Library. Today we are going to take a discussion about the Hindu Succession Act 1956. The important topic is in this act. First, application of act. Second, devolution of interest in compulsory property. Third, general rule of succession in the case of males and females. Fourth, property of a female Hindu to be her absolute property. 5 है right of child in womb. 6 है position and powers of कर्ता. तो ये 6 टॉपिक है द हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन. सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट. तो दिस एक्ट अप्लाइज. तो इसमें 6 ABC करके 3 पॉइंट है किन पे ये एप्लीकेबल होगा. तो आइए के करके देखते हैं. तो फर्स्ट है हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू हो, इंक्लूडिंग अ वीरशैव और लिंगायत. ठीक है, वीरशैव और लिंगायत और अ फॉलोवर्स ऑफ द ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज. जो ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज का अनुसरण करते हैं वो क्या होंगे, वो हिंदू होंगे. बी है एनी पर्सन बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, जो धर्म से बौद्ध, जैन और सिख हों. एंड सी है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यू बाय रिलीजन, जो धर्म से मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी ना हों. लेकिन इसमें भी प्रोवाइडेड है अनलेस इट इज़ प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ. मीन्स अगर उनमें से कोई ये साबित कर देता है कि वह हिंदू विधि द्वारा शासित होता आया है तो उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी. ठीक है, कौन साबित कर देता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी. ठीक है, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन में भी 3 पॉइंट है आपका ABC, कि जो ये बताता है कि हिंदू विधि किन पे लागू होगी. तो इसका A पॉइंट है कि जिसके माता पिता दोनों ही धर्म से हिंदू हों. ठीक है, हिंदू हों, बौद्ध हो, जैन या सिख हों, तो उन पे भी हिंदू विधि लागू होगी. बी, दोनों में से कोई एक हिंदू समुदाय का हो. ठीक है, कोई संतान है, उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक हिंदू समुदाय का हो और जो संतान है उसका जो भरण पोषण लालन पालन हुआ है वो हिंदू तौर तरीके से हुआ है, तो भी उस पर हिंदू विधि लागू होगी. एंड लास्ट है एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. मीन्स कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में परिवर्तित हो गया हो तो उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी. इस पर एक केस है अब्राहम वर्सेस अब्राहम का. तो कोई व्यक्ति जो कि धर्म से हिंदू हो या फिर धर्म परिवर्तन करके हिंदू बना हो तो उस पर भी क्या होगी, हिंदू विधि लागू होगी. आइए इसका सेकंड क्लॉज देखते हैं. तो सेकंड क्लॉज में ज़्यादा कुछ है नहीं. सेकंड क्लॉज बस इतनी सी बात बोलता है कि सबसेक्शन फर्स्ट में जो भी आपके प्रोविज़न हैं वो लागू नहीं होंगे शेड्यूल ट्राइब्स पे, जो कि क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तब तक लागू नहीं होगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती है इस रिगार्डिंग कि वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स में ये प्रोविज़न लागू होगा तो ही लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा. तो वो प्रोविज़न कहाँ है, क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 में. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड थर्ड है जो आपका हिंदू है, हिंदू में क्या क्या शामिल है. तो यद्यपि कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है, ठीक है, उस पर भी ये हिंदू विधि लागू होगी. कब होगी और किस सिचुएशन में होगी, तो ये थर्ड क्लॉज बताता है. थर्ड क्लॉज में बस इतना है कि कोई व्यक्ति यद्यपि हिंदू नहीं है उस पर हिंदू विधि लागू होगी यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन है. मीन्स सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आता है. उसमें जो भी प्रोविज़न अगर उसमें वो व्यक्ति आता है तो उस पर भी हिंदू विधि लागू होगी. सेकेंड टॉपिक है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेटरी प्रॉपर्टी. मीन्स अदायकी संपत्ति में हित का न्यागमन. तो 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है, तो वो अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. कि इसका फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि ऑन द फॉर्म ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्नड बाय द मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ अ कॉर्पोरेशनल सेल. मीन्स आपका जो डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेटरी प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा गवर्न होता है, तो मिताक्षरा लॉ द्वारा गवर्न होता है. ठीक है, 2005 से पहले डॉटर का हिस्सा नहीं होता था सदाई की संपत्ति में, बट 2005 में अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद डॉटर का हिस्सा भी होने लगा है कॉर्पोरेटरी प्रॉपर्टी में. आइए 2005 के बाद के अमेंडमेंट देखते हैं क्या क्या हुए थे. तो इसमें 3 पॉइंट ऐड किए गए थे ABC. तो फर्स्ट है इसका
जन्म से उसी तरह अपने स्वयं के अधिकार में सहदायकी हो जाएगी जैसे कि पुत्र होता है। तो कोई भी डॉटर जो कि जॉइंट फैमिली में बर्थ लेती है, ठीक है, जन्म लेती है, तो वो भी पुत्र की तरह यानी सन की तरह ही हिस्सेदार हो जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा सन का रहेगा वो डॉटर का भी रहेगा। एंड बी है कि सहदायकी संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसा कि पुत्र का होता है या फिर वैसा ही होता जब वो पुत्र होती, ठीक है। तो उस पुत्री का जिसने जॉइंट फैमिली में जन्म लिया है उसका वही अधिकार होगा, ठीक है। सहदायकी संपत्ति में कॉपर्सियनरी प्रॉपर्टी में वही अधिकार होगा जो कि एक सन का होता है या फिर तब होता उसका जब वो एक सन के रूप में जन्म लेती। सी है इसका, उस सहदायकी संपत्ति के संबंध में उसी दायित्व के अधीन होगी जैसा कि पुत्र का होगा और उसी लायबिलिटी की वो अधीन होगी। कौन? डॉटर, ठीक है। डॉटर की वही लायबिलिटीज़ होंगी जो कि एक सन की होती है। किस लिए? कॉपर्सियनरी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। सहदायकी संपत्ति के लिए जितना दायित्व एक पुत्र का होता है उसी दायित्व के अधीन रहते हुए उतना ही दायित्व मीन्स लायबिलिटी जो होगी उस पुत्री की भी होगी, उस डॉटर की भी होगी, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये मिताक्षरा लॉ द्वारा गवर्न होता है। अब इसमें प्रोवाइडेड है, तो ये प्रोवाइडेड क्या है? तो ऐसी संपत्ति के विभाजन या बस्ती व्यवन सहित किसी व्यवन या अन्य संक्रमण को प्रभावित या अवैध नहीं करेगा जो कि 20 दिसंबर 2004 के पहले हुआ हो। तो जो अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, ठीक है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, तो वो किस पे इफेक्ट नहीं करेगा? तो वो ऐसे ट्रांसफ़र पर इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे पार्टीशन पे इफेक्ट नहीं करेगा जो कि 20 दिसंबर 2014 के पहले हुआ है, ठीक है। आइए अब सेकेंड क्लॉज देखते हैं इसका। तो सेकेंड क्लॉज है इसका कि एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम एंटाइटल्ड बाय वर्चू ऑफ सबसेक्शन 1 मीन्स आपका कोई भी महिला जो हिंदू है उपधारा 1 के आधार पर अधिकृत हो जाती है, ठीक है। कोई भी फीमेल हिंदू जो कि किसी संपत्ति को सबसेक्शन 1 के अंतर्गत धारण करने के लिए अधिकृत हो जाती है तो उस संपत्ति को, ठीक है, प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय हर बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, तो उस संपत्ति की वो क्या हो जाती है? ऐसी संपत्ति के रूप में यह समझा जाएगा कि वो उसके द्वारा वसीयती व्यवनित की जा सकती है। मीन्स जो उसकी संपत्ति है वो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन उसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? उस फीमेल के द्वारा जिसने उसे इंटाइटल किया है सबसेक्शन 1 के अंडर, ठीक है। वो उसे डिस्पोज कर सकती है लाइक अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। एंड इसका तीसरा क्लॉज है, जहाँ कोई हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के पश्चात मर चुका हो, ठीक है। जहाँ कोई हिंदू है, ठीक है, 2005 में अमेंडमेंट होने से पहले ही मर चुका हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को ऐसे डिवॉल्व किया जाएगा जैसे टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन में होता है, बट नॉट बी सर्वाइवरशिप मीन्स उत्तरजीविता को संपत्ति नहीं मिलेगी, वसीयती और निर्वसती उत्तराधिकार में संपत्ति जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक व्यक्ति रहता है, उसके 2 भाई रहते हैं, ठीक है, और उसकी एक पत्नी रहती है और 3 बच्चे रहते हैं। तो उसकी जब डेथ होती है, समझ आइए उसकी डेथ 2005 के पहले होती है, तो उसकी जब डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके सर्वाइवरशिप यानी उसके ब्रदर्स को ना जा कर के उसकी वाइफ और उसके बच्चों को जाएगी। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ और बच्चों को मिल रही है वो टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन होगा, ना कि सर्वाइवरशिप होगा, ठीक है। आइए इसका आगे देखते हैं। जब आपकी जो प्रॉपर्टी है, जब टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन होता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं? तो सबसे पहले पुत्री को वही भाग मिलेगा जो कि पुत्र को मिलेगा, ठीक है। अगर उस व्यक्ति की पुत्री है यानी डॉटर है तो जितना हिस्सा सन को मिल रहा है उस प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा उस डॉटर को भी मिलेगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब यदि कोई पुत्र है, ठीक है, या फिर पुत्री है, मर चुके हैं, ठीक है, मीन्स कोई व्यक्ति है उसके पुत्र और पुत्री तो नहीं है, वो मर चुके हैं, बट उनके संतानें हैं, ठीक है। तो उन
संतानों को वही हिस्सा दिया जाएगा जो उनके माता या पिता के जीवित रहते उन्हें मिलता। ठीक है, अब इसमें वो तो हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि पुत्र भी नहीं है, उसका पुत्र भी जीवित नहीं है। ठीक है, किंतु उसका पुत्र जीवित है। यहाँ 2 पीढ़ी है। ऐसे पहले मरे हुए पुत्र या पुत्री, ठीक है, जिनके पुत्र या पुत्री जो कि मर चुके हैं, उनको वही हिस्सा दिया जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। लाइक एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, उनका बेटा नहीं है, उनका ग्रैंडसन भी नहीं है, बट ग्रैंडसन का सन है, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उस ग्रैंडसन के सन को जाएगी या फिर उसके डॉटर को जाएगी। ठीक है, जो ग्रैंडसन के बच्चे हैं, ग्रैंडसन के जो सन और डॉटर है, तो उनको प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, मीन्स हिस्सा मिलेगा। ये होता है आपका टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन एक्सप्लेनेशन। और आपको जहाँ भी कंफ्यूजन हो, जहाँ आपको ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपको मैं अब आगे ले चलती हूँ और ये 4th क्लास में ले चलती हूँ। और 4th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। यहाँ से एग्ज़ाम में एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं भी आपको बताऊँगी। पहले इसको मैं बता देती हूँ ये है क्या और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, मीन्स 2005 के जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law of son, grandson और great grandson of discharge any such debt। तो आपका जो सेक्शन 6 का क्लॉज 4 है, तो वो पायस ऑब्लिगेशन रूल की बात करता है। अब यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि व्हाट इज़ पायस ऑब्लिगेशन रूल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपका पायस ऑब्लिगेशन रूल जो होता है वो कि ये होता है कि कोई भी ग्रैंडफादर, ठीक है, या फादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर अगर कोई भी डेप्ट लिए हैं अपने धार्मिक कार्य के लिए या फिर परिवार के संचालन के लिए, किसी भी मीन्स ऐसे कार्य के लिए लिए हैं जिससे परिवार का भरण पोषण हो या परिवार के हित में वो पैसे लगाए जाएं, ऐसे कार्यों के लिए अगर कोई डेप्ट लिया है, किसने लिया है? फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ने, तो उन डेप्ट को पूरा करने का जो दायित्व है किनके ऊपर होगा? सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन के ऊपर होगा। ठीक है, वो उन पैसों की पूर्ति करे, मीन्स उस डेप्ट की पूर्ति करे। तो यही है आपका पायस ऑब्लिगेशन रूल। अब इसमें प्रोवाइडेड है, इसमें पायस ऑब्लिगेशन रूल सेपरेट तो क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक चीज़ है कि पहले क्या था कि लाइबल ठहराया जाता था पैसे वसूलने के लिए सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन को, मतलब अगर वो पैसे ना दे पाए तो उन पर कार्रवाई की जाती थी। बट अब के टाइम में क्या है कि उनको उतने ही पैसों के लिए दायित्व अधीन ठहराया जाए कि मीन्स वो उतना ही डेप्ट पे करें जितने की वो प्रॉपर्टी उनसे मिली है। किन से मिली है? उनके फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर से जो भी उन्हें प्रॉपर्टी मिली है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है, इंटरेस्ट तक वो डेप्ट पे करें। अब इसमें भी एक प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब प्रोवाइडेड क्या है वो देखिए, क्योंकि प्रोवाइडेड से क्वेश्चन जो है बनता है। अब इसमें प्रोवाइडेड क्या है कि किसी भी डेप्ट के लिए, ठीक है, लेनदार को कार्यवाही करने का अधिकार होगा। किसी भी लेनदार को, मीन्स क्रेडिटर टू प्रोसीड। अब अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स वो किसके अगेंस्ट कर सकता है? सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन के अगेंस्ट वो क्या करेगा? प्रोसीडिंग्स कर सकता है। कौन कर सकता है? लेनदार, यानी आपका क्रेडिटर। एंड बी है कि ऐसे ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि के किए गए अंतरण और कोई ऐसा अंतरण या अंतरण उस रीति में या उस सीमा तक पवित्र दायित्व के नियम के अधीन प्रवर्तनीय होगा
जैसा वह तब प्रवर्तनीय होता मानो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का संशोधन हुआ ही नहीं है। मीन्स आपका जो पायस ऑब्लिगेशन रूल है वो इन्फोर्सेबल ऐसे होगा मानो द हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी यही है कि सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो आपका 2005 में अमेंडमेंट के पूर्व बर्थ लिया हो यानी बॉर्न हुआ उसका, या फिर अडॉप्ट किया गया हो। ठीक है, एंड 5 क्लॉज इम्पॉर्टेंट नहीं है और बट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ। इसमें पार्टीशन मीन्स क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या होगा। तो पार्टीशन ऐसे बंटवारे पर लागू नहीं होगा जिसे 20 दिसंबर 2004 के पूर्व प्रभावित किया गया है। तो कोई भी पार्टीशन लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पार्टीशन को लागू नहीं होगा जो 20 दिसंबर 2004 के पूर्व किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो मेल्स का जो सक्सेशन रूल है वो सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 में, जबकि फीमेल सक्सेशन का रूल है सेक्शन 15 एंड 16 में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सेक्शन 8 है आपका जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। तो आपका जो इसमें 4th पॉइंट है ABC एंड D। तो फर्स्ट है इसका कि जो प्रॉपर्टी होगी मेल की वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट के जो क्लास फर्स्ट में है वारिस उसमें जाएगी, एंड अगर क्लास फर्स्ट में कोई वारिस नहीं है तो सेकंड क्लास के वारिसों को जाएगी प्रॉपर्टी, और सेकंड क्लास के वारिस नहीं है तो किसको जाएगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स ऑफ द डिजीज यानी मृतक के गोत्रज को प्रॉपर्टी जाएगी। एंड लास्ट है कि अगर कोई एग्नेट्स नहीं है यानी कोई गोत्रज नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स ऑफ द डिजीज यानी बंधुओं को जाएगी, मृतक के बंधुओं को प्रॉपर्टी जाएगी। अब देखते हैं सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमंग हायर इन द शेड्यूल। मीन्स अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। तो उत्तराधिकार का जो क्रम होगा इसमें जो सेक्शन 9 है उत्तराधिकार का जो क्रम होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी क्लास फर्स्ट के वारिसों को, देन उसके बाद क्लास 2 के वारिसों को प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद दी जाएगी आपका एग्नेट्स को एंड देन कॉग्नेट्स को। इसी प्रकार ये क्रम आगे चलता रहेगा अगर कोई भी वारिस होते हैं तो। ठीक है, अब सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग हायर्स इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल। अब आपकी क्लास फर्स्ट में क्या क्या आपके हायर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका रूल फर्स्ट सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में सबसे पहले तो विडो आती है। ठीक है, तो रूल फर्स्ट में विडो आती है तो विडो को मिलेगा हिस्सा। ठीक है, अगर एक से अधिक है तो उन सबको एक एक हिस्सा मिलेगा उस प्रॉपर्टी में से। ठीक है, और रूल 2 में सन एंड डॉटर आते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ से प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। प्री एग्ज़ाम में अगर कुछ स्टेट में हिंदू लॉ से क्वेश्चन आते हैं, जिन भी स्टेट में आते हैं वहाँ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्लास फर्स्ट में कौन कौन से वारिस आते हैं, क्लास 2 में कौन कौन से वारिस आते हैं। अधिकतर तो क्लास फर्स्ट में ही पूछे जाते हैं। क्या फादर क्लास फर्स्ट का वारिस माना जाता है, तो आप लोग क्लास फर्स्ट के वारिसों को अपने माइंड में रखिए। तो क्लास फर्स्ट में पहला है आपका विडो। ठीक है, जो कि रूल फर्स्ट में आती है। रूल 2 में सन एंड डॉटर आते हैं, एंड रूल 3 में, अब रूल 3 में क्या आते हैं, रूल 3 में आपके जो सन एंड डॉटर हैं, ठीक है, प्री डिजीज्ड, उनके सन एंड डॉटर आते हैं। ठीक है, उन्हें हिस्सा मिलेगा। अब रूल 4 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर रिफर्ड इन रूल 3। तो रूल 3 में जो आपके वारिस थे, अब कौन थे रूल 3 में वारिस, तो रूल 3 में आपके वही वारिस थे जो प्री डिजीज्ड सन एंड डॉटर के सन एंड डॉटर हैं। उनमें कैसे अब हिस्सा बटेगा, ठीक है, तो उनमें उसी प्रकार हिस्सा बटेगा जैसे अभी तक बटते आया था। मीन्स आपका अगर सन एंड डॉटर है तो सभी को इक्वल हिस्सा प्राप्त होगा, और अगर पुत्र हैं तो सभी पुत्रों को, मीन्स अगर सन है तो सभी सन को इक्वल हिस्सा प्राप्त होगा, और अगर डॉटर हैं तो सभी डॉटर को इक्वल हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, किसमें, रूल 3 के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
आइए देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग हायर्स इन क्लास 2 ऑफ दिस शेड्यूल। तो इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 10 में क्लास फर्स्ट के हायर्स देखे थे, अब हम लोग क्लास 2 के हायर्स देखेंगे। तो वहाँ जैसे कि आप लोगों ने सेक्शन 10 में देखा था, वहाँ एक लिस्ट दी हुई थी हायर्स की, बट सेक्शन 11 में कोई भी लिस्ट नहीं दी हुई है। विदाउट लिस्ट के हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे कौन क्लास 2 के हायर्स हैं और कौन क्लास 1 के। तो क्लास 1 में जो लिस्ट दी हुई है उसके अलावा जितने भी आपके हायर्स होंगे, जितने भी आपके वारिस होंगे, वो सारे के सारे आपके क्लास 2 के हायर्स होंगे, यानी वर्ग 2 के वारिस होंगे जिनमें प्रॉपर्टी जाएगी क्लास फर्स्ट के बाद। अब आते हैं, देखते हैं सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। तो आपके जो गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, तो ये बात सेक्शन 12 बोलता है। आइए देखते हैं कैसा क्रम होगा। तो इसमें 3 रूल हैं। रूल फर्स्ट है ऑफ 2 हायर्स, मीन्स अगर आपके 2 वारिस हैं तो उसमें जो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, तो प्रेफरेंस उसे दी जाएगी जो डिग्री ऑफ एसेंट इज प्रेफर्ड, जो एसेंट डिग्री का हो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड रूल सेकेंड है कि यदि कोई दोनों डिग्री में समान हो, मीन्स दो व्यक्ति हैं, 2 वारिस हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, समान है, तो किसे प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस उसे दी जाएगी जो डिसेंट ना हो, ठीक है। एंड रूल थर्ड है कि अगर कोई रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड का हायर्स नहीं है तो कैसा अंश मिलेगा, तो दोनों जो होंगे समान अंश भागी होंगे, ठीक है। ये आपका सेक्शन 12 है। अब सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, आपकी डिग्रियों की संगणना यानी कंपटीशन ऑफ डिग्री है। तो आपका जो सेक्शन 13 है ये कैसे संगणना की जाएगी डिग्रियों की, तो इसमें एसेंट और डिसेंट दोनों ही डिग्री वारिसों के संबंध में संगणना की जाएगी, ठीक है। अब इसका सेकेंड है कि डिग्री ऑफ एसेंट और डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटेस्टेड, मीन्स आपका जो निर्वसति की एसेंट और डिसेंट दोनों डिग्री की संगणना की जाएगी आपकी। एंड लास्ट है इसका एवरेज जनरेशन कंस्टिट्यूट अ डिग्री आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, मीन्स हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है, चाहे वो असेंडिंग हो और चाहे डिसेंडिंग हो, ओके। अब हम सेक्शन 14 की बात करेंगे। सेक्शन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसलिए आप इस सेक्शन के एक एक पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। तो सेक्शन 14 है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो आपका इससे पहले जो आपका इस सक्सेशन को लागू होने के पहले जो प्रॉपर्टी होती थी फीमेल की, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं होती थी, ठीक है, मीन्स उसकी वो सीमित ओनर होती थी। बट इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी फीमेल किसी भी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होती है, ठीक है। आइए इसका फर्स्ट क्लॉज देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट क्लॉज। तो हिंदू नारी के कब्जे में कोई भी संपत्ति, चाहे वो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्व स्वामी के तौर पर, ना कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी हिंदू महिला द्वारा अर्जित की गई है, एक्वायर्ड की गई हो इस अधिनियम के लागू होने के पहले और इस अधिनियम के लागू होने के बाद, तो क्या होगी, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी, ना कि लिमिटेड ओनर होगी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइए उस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ फीमेल हिंदू बाय इनहेरिटेंस और डिवाइस और एट अ पार्टीशन और in lieu of maintenance or arrears of maintenance or by gift from any person whether a relative or not, ठीक है, by prescription or in any other manner whatsoever। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम स्त्री धन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज स्त्री धन, डिफाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन, तो स्त्री धन वही होंगे जो यहाँ मैनर बताए गए हैं कि वो जिस तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर करती है वो सब क्या होता है, वो स्त्री धन होता है उसका, जिसकी वो एब्सोल्यूट ओनर होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, अगर कोई महिला इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है या फिर अपनी स्वयं की स्किल से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो भी वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी, ना कि लिमिटेड ओनर होगी, ठीक है। स्त्री धन से क्वेश्चन पूछ लेता है और सेक्शन 14 से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। अब इसका सेकेंड क्लॉज है इसका कि किसी भी संपत्ति को सबसेक्शन
वन के कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। अब किसको लागू नहीं होंगे, ठीक है, तो एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर अ विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और अंडर अ डिक्री ऑफ ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट और अंडर अ अवार्ड वेदर द टर्म ऑफ द गिफ्ट। मीन्स आपका किसी भी संपत्ति को सबसेक्शन 1 के कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होंगे जो दान अथवा बिल द्वारा या अन्य किसी लिखित के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या किसी पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो, तो ऐसी संपत्ति में क्या होगा, सबसेक्शन 1 के जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होंगे। मीन्स ऐसी स्थिति में कोई भी इस हिंदू महिला उस संपत्ति की जो एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन ऑफ फीमेल, जो कि सेक्शन 15 एंड 16 डील करता है। तो सेक्शन 15 है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदूज। तो इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट है, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट में ई तक है, आपका ABCDE, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है आपके कि जो किसी हिंदू फीमेल महिला है उसकी प्रॉपर्टी किसको किसको जाएगी उसके मरने के बाद। तो सबसे पहले जाएगी उसके पुत्र और पुत्रियों को, यानी सन एंड डॉटर को एंड हस्बैंड को। एंड सेकेंड है कि हायर्स ऑफ द हस्बैंड यानी पति के वारिसों को। एंड थर्ड है मदर एंड फादर को, यानी उसके माता एंड पिता को। एंड फोर्थ है हायर्स ऑफ द फादर। एंड लास्ट है हायर्स ऑफ द मदर, मीन्स उसके पिता के वारिसों को और लास्ट उसकी माता के वारिसों को। अब ये तो था सबसेक्शन 1। अब देखते हैं सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए, मीन्स जो वारिसों का क्रम है हिंदू नारी की दशा में, जो हिंदू महिला है उसके मरने की दशा में जो उसकी प्रॉपर्टी किसको किसको जाएगी। तो सेक्शन 15 की क्लॉज फर्स्ट में एक लिस्ट दी हुई है कि सबसे पहले किसको जाएगी एंड देन उसके बाद किसको जाएगी, फिर उसके बाद किसको जाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 में ये कहा गया कि सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए यदि कोई प्रॉपर्टी किसी भी महिला को उसके फादर की तरफ से मिली है, ठीक है, तो उस महिला के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके हायर्स को ना जाकर, ठीक है, उसके हस्बैंड को हायर्स के ना जाकर, उसके पुत्र पुत्री या पति को ना मिल करके वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसके फादर के हायर्स को मिलेगी, ठीक है, उसके पिता के वारिसों को मिलेगी। एंड बी है यदि कोई प्रॉपर्टी किसी महिला को उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ से मिली है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उस क्रम में ना जाकर, ठीक है, जिस क्रम में सेक्शन 15 का सब क्लॉज फर्स्ट में जो एक लिस्ट दी हुई उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ना जाकर उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ के हायर्स को जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सबसेक्शन 2। सेक्शन 16 आइए देखते हैं। सेक्शन 16 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एमंग्स हायर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू, मीन्स हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण। तो अब इसमें वितरण कैसे होगा, मीन्स आपका जो प्रॉपर्टी है कोई हिंदू फीमेल महिला है जो लिस्ट दे दी गई उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो रूल है आपका, तो रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मीन्स सेक्शन 15 में जो लिस्ट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका जो हिंदू महिला की प्रॉपर्टी है डिवॉल्व होगी। एंड रूल 2, अब रूल 2 में है इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट हैड प्रीडिजीज द इंटरस्टेट लिविंग हिज और हर वन चिल्ड्रन अलाइव द टाइम of the interstate death at the children of such son or daughter shall take between them the share with which such son or daughter would have taken if living at the interstate death। मीन्स कोई महिला है, ठीक है, उसके पुत्र और डॉटर हैं, अगर वो मर जाते हैं, ठीक है, बट उनके सन और डॉटर हैं किनके, उस महिला के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी उनके बच्चों को मिलेगी, यानी उनके प्री डिजीज्ड सन एंड डॉटर के बच्चों में वो प्रॉपर्टी जाएगी। थर्ड रूल है आपका कि
अगर कोई व्यक्ति, सॉरी यहाँ तो महिला की बात हो रही है, जो 15 एंड 16 का प्रोविज़न है वो सिर्फ महिला पे लागू होता है। तो यदि कोई महिला, हिंदू महिला बिना वसीयत किए मर जाती है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा? तो उसका जो डिवोल्यूशन होगा वो सेक्शन 15 के क्लॉज बी, डी एंड ई के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज बी, डी एंड ई के अकॉर्डिंग होगा। किसका? डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उस फीमेल का जो कि बिना किसी वसीयत के मरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 20, राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम, ठीक है। गर्भस्थ शिशु का अधिकार क्या होगा? तो अ चाइल्ड हु वॉज इन द वूम एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंटेस्टेट and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate। मीन्स कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर उसके मरने के बाद कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसका वही अधिकार होगा जो कि उस व्यक्ति के जीवित रहते उसके जन्म लेने पर होता, ठीक है। मीन्स उसके अधिकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और ये आपका अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड आपके दो प्रोविज़न और हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 20। तो सेक्शन 13 है आपका ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन एंड सेक्शन 20 है व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फॉर हिज बेनिफिट। तो आप सेक्शन 13 एंड सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का देख लीजिएगा, जो कि आपका अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविज़न है। लास्ट टॉपिक है आपका पोजीशन एंड पावर्स ऑफ कर्ता। तो कर्ता मीन्स मैनेजर ऑफ अ जॉइंट फैमिली एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज। ही इज़ द पर्सन हु टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, लुक्स आफ्टर द फैमिली एंड प्रोटेक्ट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज। तो मीन्स कर्ता वही होता है जो कि फैमिली और प्रॉपर्टी की केयर करता है, ठीक है, और सारे मैनेजमेंट जो होता है वो कर्ता ही करता है। जो फैमिली का हेड होता है उसे ही हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। जनरली फीमेल मेंबर कैन नॉट बिकम कर्ता, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फीमेल आल्सो कैन एक्ट एज कर्ता। सामान्यतः कोई भी महिला फैमिली की जो होती है कर्ता नहीं होती है, बट कुछ अपवादों में वो हो सकती है। अब इसमें केस है इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? मदर और एनी फीमेल मेंबर कुड नॉट बी कर्ता ऑफ जॉइंट फैमिली एंड देयरफॉर कैन नॉट एलिनेट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो कोई भी फीमेल महिला क्या होगी? कर्ता नहीं होगी और वो किसी भी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ अ कर्ता। तो कर्ता की पोजीशन क्या होगी? ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर। तो वो क्या होगा? वो हेड होता है फैमिली का और वो सारे मेंबर्स के बिहाफ पे एक्ट करता है। अब देखते हैं पावर ऑफ कर्ता। तो जो कर्ता की जो पावर होती है, ठीक है, वो कुछ लिमिटेशन के अंडर होती है। तो आइए देखते हैं पावर क्या होती है कर्ता की। तो इसकी फर्स्ट पावर है पावर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन करने की शक्ति, ठीक है। एंड सेकेंड पावर है राइट टू इनकम, यानी आय का अधिकार होता है कर्ता का। एंड थर्ड है राइट टू रिप्रेजेंट, यानी प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। अपने परिवार के प्रतिनिधित्व का अधिकार किसका होता है? तो यह भी कर्ता का होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है पावर टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी समझौता करने का अधिकार किसका होता है? यह भी कर्ते का होता है। एंड 5 है पावर टू रिफर अ डिस्प्यूट टू एर्बिट्रेशन, किसी भी डिस्प्यूट को एर्बिट्रेशन में रिफ़र करने का जो अधिकार होता है वह भी कर्ता का होता है। एंड 6 पावर है इसकी पावर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड टू कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट, मीन्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट को और किसी भी स्वीकृति को अपनाने का जो राइट होता है, पावर होती है, वो किसके पास होती है? वो कर्ता के पास होती है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ।
बस मैं ये बता दे रही हूँ क्या क्या कर्ता की पावर होती है, और ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड 7 पॉइंट है आपका पावर टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का जो राइट होता है, ठीक है, जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो कर्ता के पास होती है। एंड लास्ट है पावर ऑफ एलाइनेशन, मीन्स अंतरण करने का अधिकार भी किसके पास होता है, वो कर्ता के पास होता है, और 3 सर्कमस्टांसेस में वो अंतरण कर सकता है, ठीक है। वो तीनों क्या हैं आपके, फर्स्ट है लीगल नेसेसिटी, सेकेंड है बेनिफिट ऑफ स्टेट, एंड थर्ड है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़। तो आपके ये सारे पॉइंट यहाँ कवर होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप लोग के कोई भी क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।